हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और ऑनलाइन कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वस्तु जो है किसके ऊपर जब बल लगता है तो वह वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकती है। अब आज हम देखेंगे कि क्या बल वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि क्या वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है बल। अब इसके लिए देखिए कुछ उदाहरण हैं, आप इनको समझिए। पहले सारणी 11.2 देखिए और इनको उदाहरणों को समझिए। स्थिति का वर्णन, पहले में है स्थिति का वर्णन, दूसरे में बल कैसे लगाया गया, तीसरा में चित्र दिया हुआ है, चौथे में बल का प्रभाव क्या है। तो पहले में प्लेट में गूंथा हुआ आटा। ठीक है, एक प्लेट में आटा गूंथे आप, बल कैसे लगाया, हाथ से नीचे की ओर बल लगाया, दबाया आपने। ये चित्र इस प्रकार आपने किया। अब इसमें हमने क्या देखना है, गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी गति जो आपने लगाई है, गति जिसके कारण आपकी जो है बल के प्रभाव से गति की अवस्था में परिवर्तन होता है या नहीं। गति बोले तो इसमें गति तो नहीं है, तो नहीं होता, लेकिन आकृति में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, आप आकृति में परिवर्तन कर रहे हो, पहले आटा था फिर आटा गूंथ के लेई बना लेते हो। ठीक है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन भी होता है इसमें स्लाइड, इसको भी टिक कर सकते हैं आप। अगला है साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। अब जो साइकिल पे आप सभी बच्चे साइकिल चलाते होंगे, उसके ऊपर बैठते हैं, उसकी सीट के नीचे जो दो स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, तो बल लगाया आपने गद्दी के ऊपर बैठ के। अभी ये है आकृति। अब इस पे क्या होता है, गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। आप जो स्प्रिंग ऊपर नीचे जाते हैं उसकी जो है गति चेंज होती है, कभी स्थिर अवस्था में, कभी विराम अवस्था में। ठीक है, आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में भी परिवर्तन हो रहा है इसमें। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, एक हुक या दीवार पे लगी कील से लटका हुआ रबड़ का छल्ला। बल किस प्रकार लगाया आपने, उस छल्ले के साथ एक स्वतंत्र भार लटका दिया या खींच दिया, तो क्या उसके ऊपर जो है गति की स्थिति में परिवर्तन होता है? जी, गति जब आप ऊपर चेंज करते हो तो गति में परिवर्तन हो रहा है। क्या उस आकृति में चेंज हो रहा है? बिल्कुल आकृति में भी चेंज हो रहा है। पहले कभी ये छोटा होता है, जब खींचोगे तो लंबा हो जाता है, तो आप रबड़ की आकृति में भी चेंज करते हो। अगला, 2 ईंटों पर रखा प्लास्टिक का धातु का पैमाना। अब 2 ईंटों के ऊपर आपने एक प्लास्टिक या धातु का पैमाना रखा हुआ है, स्केल के बीचों बीच आपने एक भार रख दिया है और ये चित्र है। ये 2 ईंटें हैं, एक पैमाना है, ऊपर से आपने वजन रख दिया है, तो क्या इसकी गति में परिवर्तन होगा? इससे गति में परिवर्तन हो सकता है, गति में परिवर्तन होगा जैसे जैसे आप भार बढ़ाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। और क्या इस वस्तु की आकृति में परिवर्तन होगा? बिल्कुल, जो आपका स्केल है, पैमाना है, तो पैमाने के ऊपर जो है, इसके ऊपर भी इसकी आकृति बदली, पहले सीधी थी फिर कर्व्ड हो जाती है, तो इसकी आकृति में भी बदलाव होता है। तो बच्चों, इन उदाहरणों से हमने क्या देखा? इन उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब अपनी हथेलियों से हम, एक और उदाहरण देख लें, जब हम एक हथेलियों से एक फूल को, एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? आपने गुब्बारा फुलाया, आप उसको अपने हथेलियों में रखते हैं और क्या होता है? दबाते हैं। इसके अलावा जब आपने गूंथे हुए आटे की लोई बेलकर चपाती बनाई तो इससे आकृति में प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? इसके अलावा जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या इसकी आकृति बदलती है? बिल्कुल बदलती है। इन सभी उदाहरणों में एक चीज़ है जो हमें निचोड़ कर या निष्कर्ष निकाल कर आती है, वो है कि बल लगाने से उस वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये बात नोट की जाए कि बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो हमने ऊपर क्रियाकलाप किए बच्चों, उन सभी में करने के पश्चात हम क्या समझ गए? नंबर 1, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिज अवस्था में ला सकता है। ये बात समझ गए, क्लियर हो गई है। ठीक है, यानी जब बल लगता है तो किसी वस्तु की विराम अवस्था से वह गतिज अवस्था में आ जाती है। नंबर 2, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाता है। बिल्कुल, जब गतिशील वस्तु होती है तो उसकी चाल कभी धीरे कभी फास्ट हो सकती है, गतिशील वस्तु की चाल भी बदल सकती है। नंबर 3, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। दिशा जैसे हमने कमानीदार देखा तो वो नीचे को झुक गया, तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। नंबर 4, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल। नंबर 5, बल इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। तो ये 5 चीज़ें जो है हमने पढ़ी, ये बिल्कुल बल लगने से हो सकती हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।
यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा बच्चों। तो बल लगने से क्या क्या हो सकता है, किसी वस्तु की विराम अवस्था से गतिज अवस्था में आई जा सकती है, बल लगने से किसी वस्तु की चाल में बदलाव लाया जा सकता है, और बल लगाने से किसी वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है गतिशील वस्तु की, और बल लगाने से किसी वस्तु की आकृति में बदलाव लाया जा सकता है, जैसे गुब्बारा, गेंद, आटा आदि। इनमें से जब बल लगाते हैं तो कई बार सारे नहीं होते, कुछ होते हैं, पर कई बार सभी हो जाते हैं। तो ये था बल लगने के प्रभाव। ठीक है, अब हमने देखने हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। कई बार हम डायरेक्टली बल लगाते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं, कई बार दूर से लगाते हैं, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते। जैसे हमने किसी जैसे बैट है, तो बैट से हमने बॉल को मारा, तो क्या हमने अपने डायरेक्ट हाथों से बॉल को मारा? नहीं, उसने बैट के थ्रू बॉल को मारा। तो ये कैसा हुआ? संपर्क तो नहीं हुआ बॉल के बीच में। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं अपने हाथों से और आटे की आकृति चेंज करते हैं, बल लगाते हैं। इसमें हमने क्या किया? डायरेक्ट अपने हाथों से बल लगाया आटे पे। इस प्रकार यह डायरेक्ट हुआ, यह संपर्क हुआ। तो इसी आधार पर बल के प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। तो पहला पढ़ लेते हैं हम संपर्क बल। बच्चों, संपर्क बल जैसे मैंने अभी बताया, जब हम डायरेक्ट अपने हाथों से किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो होता है संपर्क, यानी दो वस्तुओं को बीच जिसके ऊपर बल लगना है और जिसने बल लगाना है, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन हो, डायरेक्ट हो, मतलब कोई बीच में चीज़ ना हो, तो उसको बोला जाता है संपर्क, यानी संपर्क हो डायरेक्ट दोनों के बीच में। ठीक है, उसको बोला जाता है संपर्क बल। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जब आप किसी वस्तु को, बाल्टी को आप अपने हाथों से उठाते हो, बाल्टी को, ठीक है, तो आपने क्या किया? बगैर पकड़े पानी को, किसी बाल्टी को उठा सकते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगने के लिए आपके वस्तु के शरीर का संपर्क होना चाहिए। तो जब आप किसी वस्तु से अपना संपर्क लगाते हैं, तभी उस वस्तु के ऊपर आप बल लगाकर उसकी वस्तु की स्थिति में, आकृति में बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, या जब आप कुएं से पानी निकालते हो बाल्टी की सहायता से, तो आप क्या करते हो? रस्सी लगाते हो ना, रस्सी बाल्टी से बांधते हो, रस्सी को खींचते हो। तो रस्सी की सहायता से जब आप वस्तु को खींचते हो तो उसकी गति होती है, तो ये असंपर्क बल होता है। अब दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं? दोनों ही स्थितियों में हम बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ लगता है? डायरेक्ट बाल्टी के ऊपर, और जब रस्सी से उठाते हैं तो रस्सी के ऊपर। तो इस स्थिति में हमारी मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अब ये समझिए आप, पेशी बल क्या होता है? जब हमारी मांसपेशियों द्वारा कार्य करने की प्रक्रिया स्वरूप किसी वस्तु के बल लगाया जाता है, इसको बुलाता है पेशीय बल। ठीक है, तो संपर्क बल समझाया। संपर्क बल होता है जब किसी वस्तु के ऊपर हम डायरेक्ट संपर्क के साथ संपर्क लगाते हैं, अपने हाथों का, अपने टांगों का, अपने किसी भी शरीर का भाग का, जिसके द्वारा उस वस्तु के ऊपर हमें बल लगाना हो, तो उसको बोला जाता है संपर्क बल। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने आटा गूंथा, ये आपका संपर्क बल हुआ। जैसे आपने किसी बाल्टी को अपने डायरेक्ट हाथों से उठाया, ये भी संपर्क बल हुआ। जैसे आपने बॉल को अपने हाथों से फेंका, तो ये भी संपर्क बल हुआ। ये सारे संपर्क बल के उदाहरण हैं। अब और पेशी बल क्या होता है? इन सभी बलों को लगाने के लिए आपकी मांसपेशियों के द्वारा क्रिया की गई, तो ये हुआ आपके मांसपेशियों द्वारा क्रिया करने पर पेशीय बल। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। जो आप चित्र 11.9 देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें पशुओं का, देखिए, इसमें पशुओं का पेशीय बल अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। पशुओं का पेशीय बल, अब देखिए, इसमें मनुष्य ऊपर बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, है ना, ये जो है बैलगाड़ी है, इसके ऊपर जो है मनुष्य जो है घास रखा है, बैलगाड़ी के ऊपर खुद बैठा हुआ है, लेकिन पशु जो है इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, और पशु अपने पेशियों का बल, टांगों का बल के द्वारा इसको सारा वजन को उठाकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो कोई पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं या अन्य प्रकार की क्रिया भी कहते हैं। तो संपर्क बल क्या हुआ? जब किसी बल के ऊपर पेशीय बल लगता है तो उसको हम संपर्क बल भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम संपर्क बल कहते हैं और पेशीय बल भी कहते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये संपर्क बल समझ आ गया होगा। संपर्क बल का मतलब जैसे नाम में छिपा है ना बच्चों, कि हम जब किसी वस्तु के ऊपर डायरेक्ट संपर्क लगाते हैं उसको संपर्क बल कहते हैं। अब उसके बाद होता है घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या होता है? देखिए, जब हम चलते हैं, आपने अनुभव किया होगा, तो हम चलते हैं, आगे कैसे चलते हैं? हम चलते हैं तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर बल लगाती है पाँव के ऊपर। या आपने जब बॉल को किक मारी होगी तो बॉल जो है दौड़ती रहती है, कुछ समय बाद बॉल रुक जाती है। कैसे रुकती है? आपने कभी सोचा?
बॉल रुकती है जब ज़मीन पे चलती है तो ज़मीन बॉल को दूसरी तरफ बल लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोला जाता है घर्षण बल। यानी बॉल आगे की तरफ जा रही है तो ज़मीन उसको पीछे की तरफ बल लगाती है, उसको रोकती है। उस बल को, यानी जब कोई वस्तु आगे की तरफ जा रही हो, उस वस्तु को जब ज़मीन जो है दूसरी अवस्था में बल लगाए, उसको घर्षण बल कहा जाता है। या जब आपकी गाड़ी जो है, देखिए जब आप टायर चलते हैं गाड़ी सड़क पे, तो घर्षण बल के कारण ही गाड़ी चल पाती है। अगर घर्षण बल ना हो तो गाड़ी जो है फिसलेगी। ठीक है, तो घर्षण बल क्या हुआ? वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण होता है घर्षण बल। जब वस्तुओं को हम किसी भी दिशा में उसकी गति को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, ये होता है घर्षण बल। तो मैंने आपको बता ही दिया, जब कोई वस्तु को बल लगता है तो उसकी दूसरी दिशा में भी कोई बल लगाया जाता है। ठीक है, तो ये घर्षण बल कहलाते हैं। इसके बाद घर्षण बल, अब पानी तथा नाव की सतहों के बीच, अगर पानी पे नाव चलती है तो पानी और नाव की सतह पर जो बीच का बल लगता है उसको भी घर्षण बल कहते हैं। तो खेना बंद कर नाव को रोका जा सकता है। यानी खेना क्या होता है? जो पानी की जो पाल होती है, जो हवा के द्वारा चलती है, उसको अगर बंद कर दें तो गाड़ी नाव को रोका जा सकता है। तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है। घर्षण बल जो है सभी वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा जो है सदैव जिस दिशा में बल लग रहा हो उसके विपरीत होती है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच के संपर्क बल के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए यह भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। कौन सा? घर्षण बल। तो घर्षण बल होता है दो सतहों के बीच के संपर्क के कारण, इसलिए यह भी संपर्क बल ही घर्षण बल कहलाता है। उम्मीद है संपर्क बल भी आपको समझ आएगा बच्चों। उसके बाद है आपका असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या होता है? देखिए, असंपर्क मतलब जब कोई वस्तु के बीच में डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, उसको बोलते हैं हम असंपर्क बल, क्योंकि नाम ही छुपा है। अब इसमें आता है पहला चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल आपने पता ही है, दो चुंबकों को एक जोड़े को ले लीजिए 11.10 की तरह, चित्र 11.10 में दिखाई दे रहा है। दो चुंबकों का जोड़ा लेना हमें, ठीक है, और उनके बीच में हमने आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दो चुंबक ले लेने हैं और चुंबकों को चित्र में दर्शाया गया है, आप किताब से भी चित्र देख सकते हो। तीन गोल पेंसिलों के लकड़ी के बेलनों की तरह रख सकते हैं। तीन पेंसिल लेंगे, उसके ऊपर आप चुंबक रख देंगे, जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है। आपने दो चुंबक ले लिए, एक इसके ऊपर रख लिया, दूसरा इसके ऊपर रख लिया। आप क्या करेंगे, तो अब दूसरे चुंबक से एक सिरे को बेलनों के रखे हुए चुंबक के सिरे के समीप ले आएंगे। फिर आप क्या करेंगे, दो चुंबक ले लेंगे, दूसरा चुंबक आप इस सिरे के नज़दीक ले जाएंगे। तो क्या देखेंगे आप, यह इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि इसके दोनों सिरे कौन से हैं? नॉर्थ, यानी उत्तरी ध्रुव हैं। दोनों सिरे जो हैं उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव जो आपके पीछे कक्षा में पढ़ चुके हो कि जब दो चुंबक का नॉर्थ पोल या आपके उत्तरी ध्रुव मिलते हैं तो आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसको घुमा के इसकी दूसरी तरफ लगाया जाए, यानी इसके नॉर्थ पोल को इसके साउथ पोल की तरफ किया जाए, तो दोनों आपस में अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एकदम से चिपक जाएंगे, इसको आकर्षित करेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह लगता है पता कि बेलनों पर रखे हुए चुंबक समीप लाने पर गति प्रतिकर्षित भी करते हैं और आकर्षित भी करते हैं। तो क्या यह सदैव समीप आने पर चुंबक की दिशा के परिवर्तन करता है? यह प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। तो आप छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो मैंने अभी बताया, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचने और धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इनके संपर्क में लाना पड़ता है? एक दूसरे को चुंबक के बगैर सामने लाए भी बल लगाया जा सकता है। देखो, चुंबक को दूसरे के हमने टच नहीं कराया, लेकिन फिर भी दूर से बल लग जाता है, तो इस बल को बोला जाता है असंपर्क बल। यानी जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पे बिना उसको टच किए, उसके संपर्क में लाया, उसके ऊपर बल लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम असंपर्क बल। और यह असंपर्क बल का उदाहरण हुआ एक चुंबकीय बल। तो यह बल हुआ चुंबकीय बल। तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही काफ़ी है। हमने आज पढ़े बल के कि क्या किसी वस्तु की आकृति में बदलाव लाया जा सकता है,
बिल्कुल आ जाता है। और हमने पढ़ा कि बल जो है कितने प्रकार का होता है, संपर्क प्रकार का, असंपर्क का। संपर्क बल में पहला हमने पेशीय बल पढ़ा, ठीक है, फिर घर्षण बल पढ़ा, ये हमने संपर्क बल में पढ़ा। उसके बाद दूसरा बल है आपका फिर असंपर्क बल। असंपर्क बल में हमने पहला पढ़ा चुंबकीय बल। उसके बाद स्थिर वैद्युत बल है, वो हम कल के वीडियो में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आज का टॉपिक आपको अगर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा तो आज के टॉपिक की आपकी समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ और आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का आपका कार्यपत्र का पहला प्रश्न है आपका आज, क्या बल किसी वस्तु की आकार में परिवर्तन ला सकता है? जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है, यदि हाँ तो कैसे, बताना है आपने। ये प्रश्न जो है आपके आज के टॉपिक की समझ को परखेंगे, ये आज का टॉपिक आपको कितना समझ आया है। और ये प्रश्न आपने अपनी ईमानदारी से बिना किसी हेल्प बुक से करने हैं। दूसरा, संपर्क और संपर्क बल क्या होता है, ठीक है, यानी संपर्क और संपर्क बल क्या होता है, ये हमने समझाना है कि संपर्क जब होता है किसी वस्तु के बीच में तो वो क्या होता है, और संपर्क बल उसको लगता है तो वो क्या होता है। बेसिकली ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, ये नहीं है प्रश्न है इसका संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका संपर्क बल और असंपर्क बल, ये आपने करना है, ठीक है। दोनों के बीच में उत्तर बताना है आपने, संपर्क और असंपर्क बल क्या होता है और उसको समझाना है। तो प्रश्न नंबर दूसरा हुआ संपर्क और असंपर्क बल क्या होता है, इसको समझाइए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ।